हमेशा अगर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं आज ऑफिसर नहीं होता, पीसीएस ऑफिसर। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपको एक काम करना है तो वो करना है, ये नहीं कि एक दिन पढ़ा फिर 3 दिन नहीं पढ़ा। तो वो एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप के स्पॉटलाइट सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मेरे साथ स्पॉटलाइट सेशन में अवेलेबल हैं धीरज कुमार पटेल, जिन्होंने साथियों यूपी पीसीएस 2021 में नायब तहसीलदार के पद को हासिल किया है। तो आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में, किस तरीके से इन्होंने साथियों अपनी तैयारी को और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन की यात्रा को पूरा किया है। चर्चा करेंगे हम नायब तहसीलदार हमारे धीरज कुमार पटेल जी से। हेलो धीरज, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। एंड मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब नायब तहसीलदार के पद आपको मिला है, एक बहुत बड़ी सफलता आपने अर्जित की, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील होता है, और खासकर जब आप लंबी मेहनत करें जिसमें आप लगातार फेल हो रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं, फिर आपको जब सफलता मिलती है तो ऐसा लगता है कि बस जो चाहिए था वो मिल गया। तो बहुत अच्छा फील होता है। एक सेटिस्फैक्शन भी है कि लाइफ में कुछ एक ऑफिसर के रूप में काम करने को मिलेगा, जनता के समक्ष उनकी कुछ समस्याओं का हल कर पाएंगे हम जी। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रही है, आपने क्या किया है अपने एजुकेशन में? बेसिकली मेरा स्कूलिंग एक रूरल बैकग्राउंड से रहा है। रावर्सगंज, सोनभद्र, वहाँ से मैंने स्कूलिंग किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद मैंने मास्टर्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है, जेएनयू दिल्ली। उसमें मैंने आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया, और उसके बाद मेरा पीएचडी में भी एडमिशन हुआ वहाँ पे। तो मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ अभी कंटिन्यू। वेरी गुड। और उसके साथ मैंने फिर पीसीएस 21 क्रैक किया है। बहुत बढ़िया। तो आईआर अगर आपका सब्जेक्ट रहा तो मेरे ख्याल से ऑप्शनल भी आपका कुछ रिलेटेड पीएसआईआर होना चाहिए। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रहा है, इसमें आईआर का पूरा सेकंड पेपर हेल्प हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको क्या चीज मोटिवेट करती है सबसे ज्यादा, जो आपने तैयारी करने की ठानी, किस चीज ने आपको सिविल सर्विस की तरफ प्रेरित करने की बात करते हैं? 2-3 फैक्टर्स हैं सर। एक तो पहला फैक्टर कि मेरे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से थे, सुहास एलवाई सर। अभी वो गौतम बुद्ध नगर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो मेडलिस्ट भी हैं, सिल्वर मेडलिस्ट। राइट। अभी वो सिल्वर लेके आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उनकी जर्नी मुझे इंस्पायर की कि आपको एक पब्लिक प्लेस पे जाके वो लोगों के लिए काम करना चाहिए। सेकेंड ये है कि सर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी है, आप पर्सनली बहुत खुश होते हो कि आपकी लाइफ एक वर्क लाइफ बैलेंस बनी रहेगी। और थर्ड सर कि आप चाहते हैं हमेशा कि दूसरों का हेल्प कर सकें, खासकर जो उनके प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी से लेके उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं, जो लैंड इश्यूज हैं लोगों के, रेगुलर लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप हल कर सकते हैं इस ऑफिसर के थ्रू, इस पोस्ट के थ्रू। तो मैंने इसलिए इस फील्ड को चुना, उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। तो आपकी तैयारी में आप अपने माँ बाप के योगदान को कैसे सराहनीय रखते हैं? मैं कहूँगा कि मेरे एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन वहीं से है जी। और हमेशा अगर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं आज ऑफिसर नहीं होता, पीसीएस ऑफिसर। तो मेरे पेरेंट्स में मेरे पापा और मम्मी दोनों ने हमेशा इंस्पायर किया कि कितने भी फेलियर्स हों, कुछ भी हो, चैलेंजेस हों, आप उसमें लगे रहो और आपको सफलता मिलेगी। मैंने उनकी भी जर्नी को देखा है कि उन्होंने लाइफ में धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस किया, और उन्होंने प्रोग्रेस इसलिए किया कि वो लगातार मेहनत करते रहे। तो हार्डवर्क मैंने उनसे सीखी है। तो हार्डवर्क मुझे लगता है कि वो एक चीज़ है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और लगातार लगे रहना। और लक्ष्य जब आप प्राप्त करने जा रहे हैं तो उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, आप उतार चढ़ाव से ना घबराएं, एक लगातार प्रयास करने की कोशिश करें। तो आपकी तैयारी कैसी रही? प्री के लेवल पर आपने या मेंस एग्जामिनेशंस को किस तरीके से आपने कैटर किया, किस तरीके से आपने तैयारी करी, आपकी क्या रहा अप्रोच आपकी? सर, मैंने तैयारी हमेशा से सेल्फ प्रिपरेशन ही किया है। मैंने पर्टिकुलर कोई कोचिंग नहीं की। मैंने टोटल सेल्फ स्टडी ही किया। और इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम भी हुआ कि आपको अपने से सब कुछ सीखना है कि कैसे आपको प्रीलिम्स देना है, कैसे मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। तो जो भी आप यूट्यूब से और जो टॉपर्स के इंटरव्यूज हैं वहाँ से आप सीखते हैं। बाद में मुझे जेएनयू का प्लेटफॉर्म भी काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि वहाँ से हर साल कुछ लोग ऑफिसर्स बनते हैं, चाहे वो पीसीएस का हो चाहे आईएएस का हो, तो वहाँ से मुझे हेल्प मिला।
तो मैंने फिर एक देखा कि ठीक है, प्रीलिम्स में लोगों के फेल होने का बहुत बड़ा कारण है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करना, राइट, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पूछा नहीं जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने उसको फोकस किया कि हम वहीं पढ़ें जो पूछे गए एग्जाम में। Exactly. एक पैटर्न है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आप एक लिमिटेड चीजें पढ़ सकते हैं। Right. तो आप किन लिमिटेड चीजों को आप पढ़ें, तो वो मैंने सेलेक्ट किया प्रीवियस ईयर्स के थ्रू। कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू से हेल्प मिला और कुछ मेरे फ्रेंड्स से भी हेल्प मिला जो भी ऑफिसर्स बन गए हैं। ओके, तो उसके थ्रू मैंने पूरी प्रिपरेशन की है। साथियों देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आप समझ रहे होंगे किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जाम पैटर्न हेल्प करने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। तो आपने बुक कौन सी प्रेफर करी, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। प्रीलिम्स के लिए कुछ बेसिक बुक्स हैं जो सबको पढ़ना चाहिए, जो भी या तो आईएएस की तैयारी करे या पीसीएस की तैयारी करे, क्योंकि पैटर्न सर अब कॉमन है। यूपी पीसीएस या आईएएस यूपीएससी का पैटर्न बिल्कुल कॉमन है। तो मैंने उसमें एक लक्ष्मीकांत की किताब आती है पॉलिटिकल साइंस के लिए, मैंने वही रेफर किया। एक स्पेक्ट्रम की किताब आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मैंने वो रेफर किया। बाकी आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटीज फॉलो की हैं। 11th एनसीईआरटीज एंड 7th एंड 12th के एनसीईआरटीज हैं, वो आप फॉलो करिए। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक पर्टिकुलर कोचिंग है मृणाल, तो मैंने उसकी वीडियो लेक्चर्स लिए थे, वेरी गुड, दैट हेल्प मी। और उसके अलावा फिर मेंस के लिए मैंने जो भी मार्केट मटेरियल्स हैं, जो रेगुलर मार्केट मटेरियल्स हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। कि जिसने मुझे वो प्लेटफॉर्म दे दिया, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए वो मार्केट मटेरियल्स से आए थे। वो हर साल ही आते हैं, तो उसने मुझे हेल्प किया। तो आप जैसे आपने बोला, तो नोट्स मेकिंग का आप क्या इंपॉर्टेंस समझते हैं? जैसे आप अभी नोट्स मेकिंग को चर्चा कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग क्या इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट्स की तैयारी में? मैं कहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे लिए तो नोट्स मेकिंग। मतलब क्योंकि आपको बहुत बल्की बुक्स पढ़नी होती हैं, 500-600 पेजेस, उसको रिवाइज करना आसान नहीं होता जब आपके पास 1 वीक 2 वीक बचे होते हैं एग्जाम के, और ऐसे ही आपके पास 5-6 बुक्स होंगी। सो उसका अगर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिया तो आप उसको 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं, और चीजें आपको याद रहेंगी। तो जो इम्पोर्टेंस है कि चीजें याद रहनी चाहिए, वो चाहे आप आईआईटी दीजिए, आईआईएम दीजिए, या फिर आईएएस दीजिए, चाहे पीसीएस दीजिए, हर जगह वो कुछ मेमोरीज में आपकी चीजें फीड होनी चाहिए। राइट। तो वो नोट्स का रोल यही होता है कि आपको बार बार वो याद करवा देंगी चीजें। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपको याद करना पड़ता है, तो नोट्स का सबसे बड़ा रोल यही है। आप प्रीलिम्स दीजिए या मेंस दीजिए, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। और वो मैं मानता हूँ कि हाँ, जो चीजें जिसका ऑलरेडी आपके पास छोटी किताबें हैं उसका आप ना बनाएं, लेकिन जो बल्कि बुक्स हैं या बल्कि मटेरियल्स हैं और जिसका लगता है कि आपको रिवीजन के लिए आवश्यकता पड़ेगी, उसके नोट्स जरूर बनाने चाहिए। तो आपने आपका ऑप्शनल जो रहा पीएसआईआर रहा, तो मैं थोड़ा सा ऑप्शनल के बारे पे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके का ऑप्शनल है पीएसआईआर, और वो किस तरीके से आपकी ओवरऑल तैयारी में, प्रीलिम्स में, मेंस में आपको हेल्प करेगा। और एक और यहाँ पर मैं प्रश्न ऐड ऑन करूंगा कि जो स्टूडेंट्स बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से हैं या अदर बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो वो अगर लेना चाह रहे हैं मान लीजिए पीएसआईआर, तो उनके लिए किस तरीके की अप्रोच वहाँ पर रहने वाली है? पीएसआईआर के लिए मैं बोलूँगा कि एक ऐसा ऑप्शनल जो कि आपके पूरे सिलेबस को कहीं ना कहीं से टच करता है जी। जैसे अगर हम देखें तो मेंस में जो पूरा का पूरा GS2 पेपर वो ऑप्शनल से कवर हो जाता है हम लोगों के पीएसआईआर से। उसके अलावा जो GS4 एथिक्स का पेपर है, जितने भी थिंकर्स स्कॉलर्स हैं वो पीएसआईआर से कवर होते हैं। ओके। और हर साल ऐसे में एक ऐसे तो ऐसा आता ही है कि जो आप पीएसआईआर से लिख सकें, पीसीएस में खासकर वो आता ही आता है। तो वो हर जगह आपको एक इनकम पासिंग एक्सपीरियंस दे रहा है कि आपने एक ऑप्शनल कवर किया है जो आपको जीएस में, एथिक्स पेपर में, ऐसे में हेल्प कर रहा है। राइट। तो पीएसआईआर मतलब ऑप्शनल है जो बहुत हेल्प करता है। बट सेकंड मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि सबको पीएसआईआर लेना चाहिए। उसका रीजन ये है सर कि इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑप्शनल काफी बल्कि होते हैं, उसको सिलेबस कवर करने में 3-4 महीने लग जाते हैं। तो आप उसको तभी पढ़ पाएंगे जब आपको उसमें इंटरेस्ट, रुचि रहेगी। राइट। तो ऑप्शनल आप वहीं लें जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या ह्यूमैनिटीज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फिजिक्स पसंद है फिजिक्स पढ़िए, मैथ पसंद हो मैथ पढ़िए, फिलॉसफी पसंद है फिलॉसफी पढ़िए, लेकिन आप वहीं पढ़िए जिसमें आपको मजा आ रहा है। राइट। तभी आप सिलेबस कवर कर पाएंगे, तभी आप उसको इतना पढ़ पाएंगे। इतनी बार पढ़ना पड़ेगा कि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। राइट। तो आपका जो पीएसआईआर का सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत ही डायनेमिक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है ऑप्शनल में, तो इसके लिए आपने कौन सी बुक रेफरेंस रखी, उनका बेसिक्स कैसे आपने स्ट्रॉन्ग किया, क्या आपने अप्रोच रखी पीएसआईआर के लिए अपनी? पीएसआईआर ऑप्शनल है और लेकिन बेसिक्स एनसीईआरटी से मिलते हैं उसके।
ओके 9, 10th, 11th, 12th की जो एनसीईआरटीज हैं पॉलिटिकल साइंस की, वो काफ़ी हेल्प करते हैं। ओके उसके अलावा जो उसमें थ्योरी पार्ट है उसके लिए ओपी गाबा की किताब आती है। ओके और मार्केट में जो मटेरियल्स हैं हर जगह मिल जाएंगे आपको। कुछ फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी भी कोचिंग का आप उठा लीजिए मटेरियल, बायजू का ले लीजिए, कोई दूसरी कोचिंग उसका भी ले लीजिए। तो पीएसएल का जो मटेरियल है उसको आप पूरा पढ़िए, लेकिन अगेन सर यू विल हैव टू हैव नोट्स। आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे दोबारा, राइट, क्योंकि वो फिर ऑप्शनल भी काफी बल्कि हो जाता है। आपको उसको दोबारा रिवीजन कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, इसके लिए जरूरी ये है कि आप उसका नोट्स बनाएं। उस नोट्स के भी शॉर्टेस्ट नोट्स बनते हैं एग्जाम टाइम में, तो आप वो भी बनाएं। राइट, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जाने में पता चलता है। तो मटेरियल्स में कहूंगा कि उसमें बहुत ज्यादा अगर कोई तैयारी कर रहा है तो सबको आइडिया हो जाता है कि क्या पढ़ना है, वो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कैसे पढ़ना है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। राइट। तो हाँ, ये देखा जाता है अक्सर कि बहुत सारे प्रतिभागी ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, कई बार फेल्योर्स आते हैं लाइफ में, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत तैयारी होती है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, लेकिन वो फाइनली सक्सीड नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? आपने कैसे किया? आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए होंगे, तो उसको आपने कैसे डील किया? फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, राइट, दे आर इक्वल टू सक्सेस। तो कभी इस एग्जाम का रेशियो 0.1% है सक्सेस का। 99.9% स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमें उनके बारे में जरूर बात करना चाहिए जो फेल हो रहे हैं। इनफैक्ट फेलियर के बाद ही तो सक्सेस मिलता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी खूबसूरती फेलियर की ये है कि आप 100 बार फेल हो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एक ही बार पास होना है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने करीब 25 to 30 एग्जाम्स दिए होंगे जिसमें मैं फेल हुआ हूँ। अच्छा। या अगर ग्रेजुएशन के बाद मैं काउंट करूँ तो एटलीस्ट 25 एग्जाम्स होंगे जिसमें मैं फेल हुआ हूँ। उसके बाद भी आपको बीच में छोटा छोटा सक्सेस मिलता रहता है। जैसे मैंने मास्टर्स क्रैक किया जेएनयू में, जैसे कि मैंने सीएपीएफ में इंटरव्यूज दिए हैं यूपीएससी के, जैसे कि मैंने कुछ सीक्रेट इंटरव्यूज दिए हैं सीक्रेट सर्विसेज के। तो वहां से लेके फिर यूपीएससी में आईएपीसीएस में मेंस भी देना। तो ये होता है कि फेलियर्स आपको मिलते रहेंगे, बट अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो बीच में छोटे छोटे सक्सेस मिलने चाहिए, उसको आप इंजॉय करोगे। राइट। और अगर आप फेल हो भी जा रहे हैं तो बस एक एग्जाम में फेल हो रहे हैं, नॉट इन द लाइफ। राइट। ये हमेशा याद करना चाहिए कि बस ये एक एग्जाम प्रक्रिया है। बहुत लोग इस एग्जाम के थ्रू, इससे बाहर निकलने के बाद बहुत अच्छा लाइफ में किए हैं। वो जर्नलिस्ट सेक्शन हो या फिर एक्टिंग सेक्शन हो, फोटोग्राफिंग सेक्शन हो, आप किसी भी सेक्टर में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, बिजनेसमैन है आप, कुछ भी हैं, एक एग्जाम प्रिपरेशन में अगर आप फेल हो गए, जर्नी वहां पे खत्म नहीं होती है। आप एग्जाम में फेल हुए, सेकंड फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट करिए आप। राइट, दैट विल बी द मैसेज फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो ओवरऑल जर्नी रही है, तैयारी की आपकी यात्रा रही है, तो आप कैसा फील करते हैं उस यात्रा को? किस तरीके से आपको वो यात्रा याद रहने वाली है लाइफ टाइम? मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी रही है उसमें कंसिस्टेंटली सक्सेस और फेलियर्स आए हैं। तो एक तो सर मेरी जर्नी मैं कहूँगा कि एक सीढ़ियाँ मैंने चढ़ी हैं कि मैंने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करके मैं टॉप फ्लोर पे पहुँचा हूँ। तो लाइक मैंने स्कूलिंग, मैंने बताया कि मैंने एक अपने रूरल सेक्टर से ही किया है। उसके बाद फिर मैं आगे गया तो फिर मैंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया। फिर इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जेएनयू से मैंने मास्टर्स किया। तो धीरे धीरे मैंने मेरी जर्नी जो रही वो काफ़ी हार्ड वर्किंग, लर्निंग, और फिर उसके बाद एक मोटिवेशनल भी है कि मैं सीखता रहा और कुछ लोगों के लिए भी मैं कर सकूं, ये भी मैं चाहता हूं। तो सर मैंने जर्नी में यही रहा कि मैंने नीचे से टॉप तक की जर्नी देखी है। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात सक्सेस आया है। राइट। इसके पीछे बहुत लंबा हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन रहा है और बहुत सारे फेलियर्स एंड अपसेट्स भी रहे हैं। राइट। तो माँ बाप का योगदान क्या मानते हैं आप इन सब चीज़ों में? आप कई बार पेरेंट्स के योगदान को हमें किस तरीके से समझना चाहिए यहाँ पर? पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी मुझे फेलियर्स मिलते हैं अभी भी, तो समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ बात करूँ, किससे बात करूँ। तो उस टाइम मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करता हूँ और वो कहते हैं कि मैं खड़ा हूँ पीछे, डोंट वरी। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको फैमिली से सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई क्या बोल रहा है। आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया है कि सोसाइटी में लोग आपको ताने ज्यादा मारते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए अगर आप फेलियर हो रहे हो और हर जगह डिप्रेशन हो जाता है अगर फैमिली से भी सपोर्ट ना मिले, राइट, तो मैं कहूँगा कि सबसे फाउंडेशनल सपोर्ट होता है पेरेंट्स का। फाउंडेशनल, आप जो बिल्डिंग बना रहे हो उसका जो नींव है वो पेरेंट्स डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो सबसे बड़ा रोल वहाँ का है। और अगर आप उन्होंने आपको सपोर्ट किया तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। यहाँ बनने के बाद भी मुझे अभी और आगे जाना है।
बट अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला, मैं इमोशनली स्टेबल नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहोगे। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही बात। ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता रहे। राइट। अच्छा, इसमें मैं आपसे लास्ट टाइम कुछ बात कहना चाहता हूँ कि हाँ, स्टूडेंट्स को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए और ऐसी कौन सी तैयारी के दौरान चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। मतलब एक कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स दुविधा में रहता है कि क्या करें क्या ना करें। तो कुछ अपने मोटिवेशनल फैक्टर्स के साथ आप हमारे एस्पिरेंट्स को ये बताएं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो उनकी तैयारी में चार चांद लगाने की बात करते ये जो मेरी भी 4-5 ईयर की जर्नी रही है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये मानता हूँ कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपको एक काम करना है तो वो करना है, ये नहीं कि एक दिन पढ़ा फिर 3 दिन नहीं पढ़ा। तो वो एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है जो हर स्टूडेंट को होनी चाहिए। वो बहुत लिमिटेड है कंसिस्टेंसी, आप देखोगे तो हार्डली 1% स्टूडेंट्स के पास है, इसीलिए सक्सेस रेशियो भी काफ़ी कम है। तो ये कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। वो कैसे मेंटेन होगी, उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक सिलेबस ओरिएंटेड एक इंस्पिरेशनल तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि आपके सामने एक गोल है और वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैंने ये गोल क्यों चुना है। अगर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और लोगों की हेल्प करनी है, तो आपके लिए मोटिवेशन है कि आपको ये बनना ही है, तो उसके लिए आपको एक कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना है डिस्पाइट फेलियर्स। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकंड, क्या और करना चाहिए, जो आपकी हॉबीज़ है वो ज़रूर करनी चाहिए। हॉबीज से इतना बड़ा हेल्प मिलता है कि आप अपने माइंड का प्रेशर रिलीज करते हो। और थर्ड, आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत चीज़ें हैं बीच, जो भी चीज़ें आपको अपने रास्ते से हटा रही हैं, थोड़ा उनसे दूर हटने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। आपका यहाँ पर धीरज आ पाए और हमारे प्रतिभागियों का आपने मार्गदर्शन किया, और मैं आपको भविष्य में उत्तर प्रदेश शासन के साथ आप काम करने जा रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपने एक नया मार्गदर्शन देने की कोशिश की। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी मैं सादर अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू मैं अपनी बातें लोगों तक पहुँचा पाया। ये बहुत ज़रूरी था कि मैं ये बता सकूँ कि किस जर्नी और किस प्रोसेस के थ्रू लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और उसमें क्या करना आवश्यक है और क्या नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।